Renegade Immortal, Chapter 576। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। हॉन्ग प्रिजन से एक और धमाका सुनाई दिया। जैसे ही धूल और मिट्टी हवा में उड़ गई, सिल्वर स्वॉर्ड ने फख्र से स्वॉर्ड हिम छोड़ा और फासले में उड़ गई। वांगलिन ने एम्परर्स स्वॉर्ड की सिमत देखी जब वो उड़ गई और वो हल्का सा मुस्कुराया। ये तलवार बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही है? ये मुझे ढूंढ नहीं सकती, तो अब इसकी दुश्मनी हॉन्ग प्रिजन से हो गई है। कितनी बार हो चुका है? 10 बार। मोली हाई वांगलिन के सामने बैठा था। वो सिर्फ कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था, लेकिन साथ ही वो वांगलिन की तारीफ भी कर रहा था। अगर ये हकीकत न होती कि वो वांगलिन को देख रहा था, तो वो वांगलिन को बिल्कुल भी ढूंढने के काबिल न होता। इस बात का सबूत ये था कि एम्परर स्वॉर्ड कई बार गुजरी और फिर भी वांगलिन को ढूंढने में नाकाम रही। ये सोचते हुए कि उसने कुछ दिन पहले वांगलिन को सुराख से निकलते हुए भी नहीं देखा था, वांगलिन के लिए उसका तज्जिया बहुत बढ़ गया। इस सब के अलावा जब वांगलिन हॉन्ग प्रिजन से वापस आया, तो मोली हाई को लगा कि वांगलिन एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ शख्स है। ये खास तौर पर तब सच था जब वो वांगलिन की पेशानी पर चमकते हुए निशान को देखता, तो ये निशान उसके दिल की धड़कन तेज कर सकता था। उसने तफसीलात नहीं पूछी, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि वांगलिन ने एम्परर स्वॉर्ड को गुस्सा दिलाने के लिए वांगलिन ने अपने स्पेल में कामयाबी हासिल की थी, या फिर कोई खुशकिस्मती इत्तेफाक हुआ था। तुम्हारी मौजूदा ताकत क्या है? एंशिएंट डीमन सिटी में आने से पहले के मुकाबले में तुम्हारी ताकत कैसी है? काफी देर सोचने के बाद मोलीहाई ने पूछने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि डीमन जनरल कंपटीशन में वो कौन सा पहदा हासिल कर सकता है। डीमन जनरल कंपटीशन के दौरान दो मौके होते हैं। अगर डीमन जनरल हार जाए तो उनका मददगार उनकी जगह लड़ सकता है। ताहम मददगार के लिए भी एक शर्त है कि वो शख्स मकामी नहीं हो सकता और उसे फॉरेनर होना चाहिए। यही वजह है कि डीमन जनरल ने वांगलिन को चुना। वांगलिन की आवाज पुरसुकून थी जब उसने आहिस्ता से कहा, उस हाथ के बगैर भी मैं तुमसे जीत सकता हूँ। मोलीहाई ने वांगलिन को घूरा। काफी देर बाद वो हंसा और कहा, अच्छा, इन अल्फाज के साथ लगता है कि मेरी मेहनत जाया नहीं गई। ब्रदर वांग, डीमन एम्परर आधे महीने में डीमन जनरल कंपटीशन में खुद मौजूद होंगे। अगर तुमने अच्छा किया और मैंने तुम्हें नामजद किया, तो तुम्हें यकीनन डीमन जनरल का ओहदा मिल जाएगा। वांगलिन मुस्कुराया, लेकिन बोला नहीं। मोलीहाई ने कुछ देर सोचा और फिर संजीदा लहजे में कहा, ब्रदर वांग, तुम्हें आज जल्दी वापस आना होगा। आज रात मैं तुम्हें किसी अहम शख्स से मिलवाने ले चलूंगा। वांगलिन ने सर हिलाया, फिर वो खड़ा हुआ और कहा, ब्रदर मो, मुतमईन रहें। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंस पड़े। मोलीहाई को बहुत खुशी महसूस हुई और मुस्कुराया। तो फिर ये बड़ा भाई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम जाओ और सितार की मौसीकी सुनो। वांगलिन का दरिया के किनारे सितार की मौसीकी सुनना कोई राज नहीं था, इसलिए मोलीहाई कुदरती तौर पर जानता था। वांगलिन मो मैंशन से बाहर निकला। वांगलिन खामोशी से दरिया के किनारे शराब के मटके के साथ बैठा रहा, जिससे वो कभी कभार पीता था। वो बहुत पुरसुकून लग रहा था और उसका दिल सुकून में था। इस अरसे के दौरान वांगलिन हर रोज यहाँ बैठता, कश्ती के गुजरने का इंतजार करता, ताकि वो सितार की मौसीकी सुन सके। ताहम मौसीकी पहले से बहुत बदल चुकी थी। अब ये एक खुशगवार गीत था जिसके अंदर गहरा गम छुपा हुआ था। लेकिन वांगलिन ने जबरदस्ती इसे बदलने की कोशिश नहीं की। वो सिर्फ एक राहगीर था और मुख्तलिफ जज्बात को एक राहगीर की जहनियत से देखता था। यहाँ तक कि अब तक वो नहीं जानता था कि वो औरत कैसी दिखती है। इनमें से कुछ भी अहम नहीं था। जो अहम था वो ये कि वो सुन रहा था, संजीदगी से सुन रहा था। सितार की मौसीकी सुनते हुए जो उसके दिल में महफूज यादों को छूती थी, उसे ऐसा एहसास हुआ जो उसने लंबे अरसे से महसूस नहीं किया था। वांगलिन का दिल इस वक्त इंतहाई पुरसुकून था। सितार की मौसीकी कश्तियों के नमूदार होने से पहले पहुंच गई। ये बज़ाहिर खुशगवार सितार की मौसीकी उदासी और बेबसी जाहिर कर रही थी। सितार की मौसीकी के पीछे कश्तियां आहिस्ता आहिस्ता पहुंचीं। कश्ती के अगले हिस्से में सितार बजाने वाली की पीठ अभी भी वांगलिन की तरफ थी। उसका याद जैसा हाथ हिला, सितार की मौसीकी पैदा की जो आहिस्ता आहिस्ता हवा में फैल गई। आज उसके सामने सिर्फ एक शख्स बैठा था। ये तकरीबन 27 या 28 साल का नौजवान था। उसने सब्ज लिबास पहना था और अगरचे वो मामूली लग रहा था, लेकिन वो बहुत साफ सुथरा एहसास दे रहा था। उसके पास कोई डेमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। जब वो वहां बैठा अच्छी शराब पी रहा था और सितार की मौसीकी सुन रहा था। नौजवान ने प्याला नीचे रखा और नरमी से पूछा, क्या तुम इस तरह नहीं बजा सकती? मैं तुम्हारी मौसीकी सुनना चाहता हूँ। औरत ने बजाना बंद कर दिया। काफी देर सोचने के बाद उसने सर हिलाया और उसकी याद जैसे हाथ दोबारा बजने लगे।
मौसीकी से उबासी आहिस्ता आहिस्ता इलाके में गूंजी, जैसे मौसीकी खुद कश्ती से पैदा होने वाली लहरों के साथ मिल गई हो और दरिया के किनारों तक फैल गई हो। लहरें वांगलिन तक पहुंचने से पहले रुक गईं, लेकिन मौसीकी नहीं रुकी और वांगलिन के कानों में दाखिल हो गई। कश्ती पर सवार नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कीं और एहतियात से सितार की मौसीकी में उदासी और दर्द का लुत्फ उठाया। वांगलिन ने भी अपनी आंखें बंद कीं और सितार की मौसीकी में खो गया। ऐसा लगा जैसे मौसीकी उसके जहन में मिल गई हो और कुछ देर तक गायब नहीं होगी। वो दोनों, उनमें से एक कश्ती पर और एक साहिल पर, अगरचे वो दोनों मुख्तलिफ चीजें समझ रहे थे, लेकिन अब एक ताल्लुक था। वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार कश्ती की तरफ देखा। उसकी नज़र औरत पर पड़ी और फिर नौजवान की तरफ गई। इस लम्हे इस शख्स ने भी अपनी आंखें खोलीं और वांगलिन को देखा। उन दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि वांगलिन ने इशारे के तौर पर अपना मटका उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। कश्ती पर सवार नौजवान ने मुस्कुराहट दिखाई जब उसने अपना प्याला उठाया और सब एक घूंट में पी गया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता फासले में चली गई और वांगलिन की नज़र से ओझल हो गई। सिर्फ हल्की सी सितार की मौसीकी अभी भी फासले से तैरती हुई आ रही थी। कश्ती पर सितार बजाने वाली औरत फासले पर साहिल की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में सब कुछ अभी भी तारीक था। नौजवान ने शराब का प्याला नीचे रखा और नरमी से कहा, वहां एक शख्स है। मिंगस्वान नहीं बोली। उसने अपना सर मोड़ लिया और उदास मौसीकी बजाना जारी रखा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। कितना दिलचस्प छोटा साथी है। रात हो गई थी जब वांगलिन मो मैंशन वापस आया। कुछ ही देर बाद वो मो लिहाई के साथ निकले और ज्वान सिटी में दाखिल हुए। अगरचे ज्वान सिटी तकरीबन होंग सिटी जितना ही बड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। शहर रोशन था और पैदल चलने वालों में ज्यादा आर्मर्ड सोल्जर्स थे। मोलिहाई ज्वान सिटी में एक हवेली के बाहर रुका। फिर उसने एक खत निकाला जो उसने बाहर वाले गार्ड को दिया। गार्ड ने खत लिया और फौरन हवेली के अंदर चला गया। वांगलिन ने हवेली का जायजा लिया और उसकी नज़र हवेली के दाखिली रास्ते पर लगी तख्ती पर रुकी। वाइस कमांडर इन चीफ ज्वान की हवेली। 8 कमांडर इन चीफ्स के नाम स्काई डीमन सिटी के 8 शहरों के नाम पर है, लेकिन उनकी हवेलियों में लफ्ज वाइस नहीं है। ये जुआन सिटी के वाइस कमांडर इन चीफ की हवेली है। मो लिहाई के ये कहने के बाद वो थोड़ा हिचकिचाया और इजाफा किया, जुआन सिटी के वाइस कमांडर इन चीफ के डीमन एम्परर के साथ अच्छे जाती ताल्लुकात है। वांगलिन ने सर हिलाया। मोलेहाई पहले ही तफसील से बता चुका था कि इस डीमन जनरल कंपटीशन के दौरान 2 वाइस कमांडर इन चीफ्स चुने जाएंगे और इस सब की अहमियत क्या है। कुछ ही देर बाद गार्ड वापस बाहर आया और एहतराम से कहा, जनरल मो, लॉर्ड वाइस कमांडर इन चीफ आपका इस्तकबाल करते हैं। मो लिहाई का एक्सप्रेशन संजीदा हो गया जब वो अंदर चला और वांगलिन आराम से उसके पीछे चला। गार्ड की हिफाजत में मो लिहाई और वांगलिन सहन में दाखिल हुए। वाइस कमांडर इन चीफ जनरल से वहां मिलेंगे। गार्ड रुका और मेहराब की तरफ इशारा किया। उसके बाद वो एहतराम से चला गया। मो लिहाई पुरसुकून था जब वो वांगलिन के साथ मेहराब से गुजरा। अंदर एक फूलों का बाग था जो बहुत से नायाब फूलों से भरा हुआ था। फूलों की खुशबू ने उन दोनों को घेर लिया। पर्पल रोब्स पहने एक आदमी उन दोनों की तरफ पीठ किए खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। वो वहां ऐसे खड़ा था जैसे वो माहौल के साथ मिल गया हो। वांगलिन ने सिर्फ एक नज़र देखी और अपनी नज़र हटा ली। इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर के बराबर थी, जो उरूज पर था और किसी भी वक्त ब्रेक थ्रू के लिए तैयार था। ताहम जब तक वो असल में ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता, वो अब भी मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर से मुकाबला करने के काबिल होने से बहुत दूर रहेगा। मो लिहाई ने गहरी सांस ली और एहतराम से कहा, मो लिहाई लॉर्ड वाइस कमांडर इन चीफ को सलाम करता है। वो शख्स नहीं बोला, वो बिल्कुल हिला भी नहीं। वो बस वहां खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। आसपास मुकम्मल खामोशी थी। ये खामोशी लाशऊरी तौर पर एक दबाव में बदल गई, जिसने इलाके को घेर लिया। डीमन जनरल मो लिहाई पुरसुकून, बेहरकत और खामोशी से खड़ा रहा। जहां तक वांगलिन का ताल्लुक है, कल्टीवेटर्स हमेशा आसमानों के खिलाफ लड़ते हैं, तो वो इस किस्म के दबाव के तहत कैसे गिर सकता था। वांगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था। यहां तक कि जब उसका सामना ऑल सीयर से हुआ था, तब भी वो पुरसुकून था। ये शख्स महज अर्ली स्टेज असेंडेंट पर था, जू क्यू जी और सितु नान से कहीं कमजोर। वांगलिन की पुरसुकूनियत और मो लिहाई की बेहरकत फितरत ने खामोशी से इस दबाव को बिखेर दिया। पर्पल रोब्ड आदमी मुड़ा। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं जब उसने उन दोनों को देखा, और उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो एक एल्डर हो जो नौजवान नस्ल को देख रहा हो, और वो बरतरी के लहजे में बोला, मेरे दबाव के तहत पुरसुकून रहने के काबिल होना बुरा नहीं है। मो लिहाई, तुम वाइस कमांडर इन चीफ का ओहदा हासिल करने में कितने पुरएतमाद हो। पर्पल रोब्ड आदमी ने बहुत सीधी बात की और सीधा पॉइंट पर आया।
मो लिहाई ने कुछ देर सोचा और संजीदगी से जवाब दिया, 40%। ओह! पर्पल रोब्ड आदमी की आंखें तंग हो गईं और उसने आहिस्ता से कहा, मेरे पास आने वाले बहुत से डीमन जनरल्स में तुम्हारे पास सबसे कम एतमाद है। मो लिहाई ने वांगलिन की तरफ इशारा किया और कहा, इस शख्स को शामिल करके मैं 90% पुरएतमाद हूँ। पर्पल रोब्ड आदमी की नजर वांगलिन पर पड़ी। उसकी आंखें बगैर किसी उतार चढ़ाव के पुरसुकून हैं। ऐसा लगता था जैसे वांगलिन उसकी नजर में महज एक च्योंटी है। उसके पास वांगलिन को इस तरह देखने की अहलियत थी क्योंकि वो वाइस कमांडर इन चीफ था, डीमन एम्परर का अच्छा दोस्त था और तकरीबन 1 लाख रैंक्स की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी रखता था, जो अर्ली स्टेज एसेंडेंट कल्टिवेटर के बराबर थी। वो ब्रेक थ्रू के करीब भी था, जिससे वो तमाम दूसरे डीमन जनरल से कहीं ऊपर था। वो सिर्फ असली कमांडर इन चीफ बनने का इंतजार कर रहा था। उसकी नज़र में वांगलिन महज मो लिहाई का फॉलोअर था। वो मो लिहाई को भी लायक नहीं समझता था, तो वो मो लिहाई के फॉलोअर की परवाह क्यों करता? अगर ये हकीकत न होती कि वो जानता था कि डीमन एम्परर की नज़रें इस मो लिहाई पर है, तो वो मो लिहाई से मिलता भी नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में मो लिहाई अहल नहीं था। मो लिहाई से मिलने के बजाय वो फूलों से लुत्फानंदोज होना पसंद करता। स्काई डीमन सिटी में तकरीबन हर कोई जानता था कि जुआन वाइस कमांडर इन चीफ को फूलों से कितनी मोहब्बत है, खासकर नायाब फूलों से। वो ना सिर्फ फूलों को पसंद करता था बल्कि उन्हें बहुत अजीज भी रखता था। अगर कोई मुलाजिम गलती से फूल को छू लेता तो उसे हवेली से निकाल दिया जाता। अगर कोई फूलों को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत करता तो वो उसका सर कलम कर देता। पर्पल रोब्ड आदमी अपने दिल में थोड़ा बेसब्र था, लेकिन उसने इसमें से कुछ जाहिर नहीं किया। अपनी सबसे ताकतवर स्पेल दिखाओ, मुझे देखने दो कि मो लिहाई क्यों सोचता है कि तुम उसके इम्कानात को 50% बढ़ा सकते हो। पर्पल रोब्ड आदमी की आवाज अब भी पुरसुकून थी। उसकी नज़र में ये शख्स महज अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था और वो ऐसे शख्स को कभी अपनी तवज्जो के लायक नहीं समझता। उसने वांगलिन को कम नहीं समझा। ये ऐसा था जैसे उसने वांगलिन को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो। अगर तुम मुझे हिला सको तो खुद को अहल समझो। पर्पल रोब्ड आदमी ने आसमान में देखा और वांगलिन की तरफ देखा भी नहीं। वांगलिन ने सर्द मेहरी से इस शख्स को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया। स्लॉटर एनर्जी उसके हाथ में जमा हुई और उसने आगे इशारा किया। लातादाद स्लॉटर एनर्जी के टुकड़े उसके हाथ से फट पड़े। इस लम्हे किलिंग इंटेंट का एक तूफान अचानक इलाके को घेर गया। 2000 स्लॉटर एनर्जी की लकीरें वांगलिन से फटी और गुस्से में भरे ड्रैगन्स की तरह पर्पल रोब्ड आदमी की तरफ बढ़ीं। शुरू में पर्पल रोब्ड आदमी का एक्सप्रेशन वही था जो पहले था, वांगलिन की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए। ताहम एक पल के बाद उसका एक्सप्रेशन बदल गया जब 2000 स्लॉटर एनर्जी की लकीरें उसके करीब पहुंची। पर्पल रोब्ड आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटा, फिर डिमोनिक एनर्जी उसके जिस्म से फट पड़ी और एक डिमोनिक टाइगर की शक्ल इख्तियार कर ली। ताहम जिस लम्हे डिमोनिक टाइगर ने शक्ल इख्तियार की, उसे फौरन स्लॉटर एनर्जी की लकीरों ने चीर दिया। स्लॉटर एनर्जी की लकीरें सीधा पर्पल रोब्ड आदमी के सीने पर गिरीं। पर्पल रोब्ड आदमी का एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया जब वो एक बार फिर पीछे हटा और लातादाद फूलों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ा जिन्हें वो अजीज रखता था। लेकिन डिमोनिक आर्मर 2000 स्लॉटर एनर्जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए ये अचानक टूट गया। 2000 स्लॉटर एनर्जी उसके जिस्म में दाखिल हुई और उसके जिस्म में एक बार साइकिल हुई। फिर वांगलिन ने अपना हाथ हिलाया और स्लॉटर एनर्जी पर्पल रोब्ड आदमी के मसामों से निकलकर वांगलिन के हाथ में वापस आ गई। पर्पल रोब्ड आदमी का चेहरा इंतहाई जर्द था और वांगलिन अचानक एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ वजूद बन गया। उसकी पीक लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन और 2000 स्लॉटर एनर्जी की लकीरों के साथ उसके लिए अर्ली स्टेज असेंडेंट कल्टिवेटर से लड़ना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। बहुत अच्छे, तुम्हारे पास अहलियत है। पर्पल रोब्ड आदमी ने एक गहरी सांस ली जब उसने जबरदस्ती पुरसुकून एक्सप्रेशन जाहिर किया और एल्डर की तरह मुस्कुराहट निचोड़ने की कोशिश की। मो लिहाई का एक्सप्रेशन अजीब था। उसने अपने दिल में सदमे को दबाया जब वो तेजी से वांगलिन को ले गया। ये यकीनी बनाने के बाद कि वो दोनों पहले ही बहुत दूर जा चुके हैं, पर्पल रोब्ड आदमी अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और खून का एक घूंट थूका। मुलाजिम जो बाहर से आया था अपने सामने मंजर देखकर फौरन घबरा गया। मैं 3 महीने तक किसी से नहीं मिलूंगा। मैं बंद दरवाजा कल्टीवेशन में जा रहा हूँ। इन अल्फाज को छोड़ने के बाद पर्पल रोब्ड आदमी गायब हो गया। Renegade Immortal, Chapter 577. Hello, welcome back to my channel Books with AR. स्वान वाइस कमांडर इन चीफ के हवेली छोड़ने के बाद मो लिहाई की आंखें खुशी से भरी हुई थीं। कई बार वो बोलना चाहता था, लेकिन वो हिचकिचाया और आखिर में उसने एक लफ्ज नहीं कहा। मो मैंशन वापस आने के बाद मो लिहाई ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें इखलास से भरी हुई थीं और उसने कहा, ब्रदर वैंग, डीमन जनरल कंपटीशन के दौरान मैं तुम पर इन्हिसार करूंगा। मैं ये एहसान याद रखूंगा।
ये पहली बार था कि मो ली हाई ने वैंग से इस लहजे में बात की थी। उसके जहन में वैंग अब उसके बराबर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ एक स्पेल से वाइस कमांडर इन चीफ को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। मो ली हाई का मानना था कि वैंग की मदद से वो कंपटीशन में सबको हरा सकता है। वो वैंग के स्पेल को सबसे ज्यादा समझता था और इंतहाई हैरान था। वापसी के रास्ते पर वो उस स्पेल के बारे में सोचता रहा और खुद को उसके मुकाबले में तसव्वुर करता रहा। आखिर में चाहे कुछ भी हो, वो हार जाता। वैंग का एक्सप्रेशन मगरूर या पुरफखर नहीं था, वो पुरसुकून रहा। इस लम्हे वो मुस्कुराया और कहा, ब्रदर मो, चूंकि मैंने इस मामले पर इत्तेफाक किया है तो मैं यकीनन तुम्हारी मदद करूंगा। मोली हाय हंसा। वो वाज़े तौर पर बहुत खुश था और मुस्कुराया। ब्रदर वैंग, मेरे पास कुछ कदीम शराब है जो 500 साल से दफन है। आज रात हम दोनों पियेंगे। वैंग की आंखें रोशन हो गई और उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। इस लम्हे स्काई डीमन सिटी के मरकज में स्वॉर्ड पवेलियन पर पीले रंग का लिबास पहने एक शख्स नमूदार हुआ। उसने इंपीरियल स्वॉर्ड पवेलियन को देखा और मुस्कुराया। काफी खेल लिया, अब हॉन्ग प्रिजन मत जाओ, कुछ दिनों के लिए सुकून करो। फॉर्मेशन के अंदर मौजूद चांदी की तलवार ने स्वॉर्ड हिम्स के कई झोंके छोड़े, जैसे वो हार मानने को तैयार ना हो। वो शख्स हंसा, अगर तुम शरारत करती रही तो मैं तुम्हें ड्रैगन लेक भेज दूंगा। एम्परर स्वॉर्ड ने अचानक आवाजें निकालना बंद कर दी, जैसे उसने अपना सारा गुरूर खत्म कर दिया हो, और कुछ कमजोर स्वॉर्ड हिम्स निकाले। अगरचे वो ऐसा बर्ताव कर रही थी, लेकिन उस खाने के लिए जिसने उसे उकसाने की जुर्रत की थी, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। एम्परर स्वॉर्ड के हॉन्ग प्रिजन जाना बंद करने के बाद नीचे की सुर्ख दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। मजीद मुजरिमों को अंदर फेंका गया और कत्लो गारत का चक्र एक बार फिर शुरू हो गया। एक काले बालों वाला आदमी खामोशी से ब्लड पूल में बैठा था। किलिंग इंटेंट की लकीरें मुसलसल उसके जिस्म में दाखिल हो रही थीं और उसके गिर्द किलिंग औरा मजबूत से मजबूत तर होता गया। वो कभी कभार अपना सर उठाता और उसकी खून आलूद आंखों के अंदर वजाहत की एक झलक थी, मुझे फरार होना है, उसकी तरह। जब कत्लो गारत शुरू हुई तो ब्लड पूल में मौजूद हर शख्स हवा में उड़ गया और एक दूसरे को मारने लगा। काले बालों वाला आदमी कत्ल का खुदा था। उसकी आंखें घनी किलिंग इंटेंट से भरी हुई थीं और उसकी हरकतें वहशी थीं जब वो गुस्से से भरे ड्रैगन की तरह गुजरा। लामहदूद कत्लो गारत खत्म होने के बाद आसमान में सिर्फ काले बालों वाला आदमी बाकी था। जो लोग अभी जिंदा हुए थे उन सब के चेहरे पुरसुकून थे और उन्होंने आसमान की तरफ देखा भी नहीं। काले बालों वाले नौजवान के गिर्द ब्लड मिस्ट सैकड़ों फीट चौड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और एग्जिट की तरफ बढ़ने से पहले वजाहत की एक नादिर झलक दिखाई। जब वो सिर्फ कई फीट हिला तो चांदी की रोशनी की एक झलक हुई और सिल्वर ड्रैगन अचानक नमूदार हुआ और अपना विशाल पंजा बाहर फेंका। ब्लड मिस्ट के अंदर मौजूद काले बालों वाले आदमी ने एक कड़वी मुस्कुराहट दिखाई। उसने एक ऐसी आवाज इस्तेमाल की जो सिर्फ वही सुन सकता था और आहिस्ता से कहा, फट जाओ। एक लफ्ज के साथ उसका पूरा जिस्म अचानक फट गया और यहाँ तक कि उसके गिर्द ब्लड मिस्ट भी फट गया और ताकत सिल्वर ड्रैगन के पंजे से टकराई। एक जोरदार गूंज ने इलाके को भर दिया। सिल्वर ड्रैगन ने अपने पंजे वापस खींचे और उसके पंजे पर कई जख्म थे। ये आग पर तेल छिड़कने जैसा था, क्योंकि वैंग लिन के लिए सिल्वर ड्रैगन की नफरत एक बार फिर भड़क उठी। जहां तक काले बालों वाले आदमी का ताल्लुक है, वो ब्लड पूल्स में से एक में दोबारा जिंदा हुआ। फिर उसने अपना सर झुका लिया और सोचने लगा। सिल्वर ड्रैगन ने गुस्से भरी दहाड़ मारी और फिर उसकी नजर काले बालों वाले आदमी पर पड़ी। उसने एक और दहाड़ मारी और स्वॉर्ड एनर्जी की एक लकीर ब्लड पूल पर शूट हुई। ब्लड पूल टूट गया और अंदर मौजूद काले बालों वाला नौजवान मर गया। ये चक्र दोहराता रहा। हर बार जब वो जिंदा होता, सिल्वर ड्रैगन उसे मार देता। कई बार ऐसा करने के बाद सिल्वर ड्रैगन ने फख्र का इजहार किया, फिर गायब हो गया। चूंकि डीमन एम्परर उसे हॉन्ग प्रिजन नहीं जाने देता और उसे कुछ दिनों के लिए खामोश रहने को कहा गया था, इसलिए उसने अपना गुस्सा यहाँ निकालने का फैसला किया। अभी के लिए हॉन्ग प्रिजन के बारे में बात नहीं करते। डीमन जनरल्स के दरमियान जंग में सिर्फ आधा महीना बाकी था। पूरे स्काई डीमन सिटी के गिर्द एक दबाव डालने वाला औरा था और मुख्तलिफ डीमन जनरल्स अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। आम तैयारियों के अलावा पर्दे के शब के पीछे भी बहुत सी तैयारियां थीं, चाहे वो खुफिया मुआहदे करना हो या चुपके से चाले चलना। डीमन एम्परर ने इन सब को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि डीमन स्पिरिट लैंड में एक निज़ाम था, लेकिन इस निज़ाम में लामहदूद अबदरी छिपी हुई थी। ये एक पुरआशूब वक्त था। डीमन जनरल्स के दरमियान जंग बहुत अहम थी, क्योंकि ये डीमन जनरल्स के लिए आगे बढ़ने का एक आसमानी मौका था। अगर वो ये मौका गवा देते तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हमेशा के लिए डीमन जनरल के रैंक पर फंस जाएंगे। इसलिए ये डीमन जनरल्स इस मामले की बेमिसाल हद तक परवाह करते थे। वाइस कमांडर इन चीफ बनना मतलब मुस्तकबिल में कमांडर इन चीफ बनने की अहलियत रखना। इस अहलियत को हासिल करने के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा।
हालांकि ये अबतरी का वक्त था, लेकिन इस अबतरी में भी निजाम था। सिर्फ एक उसूल था, और वो ये था कि डीमन जनरल जिंदगी और मौत की लड़ाइयां नहीं लड़ सकते थे, वरना वो डीमन जनरल कंपटीशन से नाअहल हो जाएंगे। इसलिए तमाम साजिशें हर डीमन जनरल के मददगारों पर गिरी। मददगारों को मारना डीमन जनरल का दाया बाजू तोड़ने के बराबर है, और कुछ के लिए तो ये उनके जीतने के जराये को भी कुचल देता है। डीमन जनरल्स के मददगारों को मारना अवामी लड़ाई बन गई, और खुफिया लड़ाई डीमन जनरल्स को कत्ल करना था। डीमन जनरल्स एक दूसरे को कत्ल नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके मददगार कर सकते थे। वो ऐसा करने के लिए कातिलों को भी हायर कर सकते थे, और ये उसूल नहीं तोड़ेगा। ताहम अगरचे ये उसूलों के खिलाफ नहीं था, लेकिन ये डीमन एम्परर की आखिरी हद के खिलाफ था। इसलिए जब तक कि डीमन जनरल को कत्ल करने वाले शख्स के पास आसमानी कल्टीवेशन ना हो, अगर आप उस शख्स को पर भी दे दें, तब भी उस शख्स का बचना मुश्किल होगा। वो बिना किसी शक के मर जाएंगे। आखिरकार डीमन जनरल की मौत मुल्क के लिए एक बड़ा मामला थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कोई भी कत्ल पर इन्हसार करता है, वो मुकम्मल तौर पर मायूस है। ये आवामी और खुफिया लड़ाइयाँ और भी शिद्दत इख्तियार कर गईं जैसे जैसे मुकाबला करीब आया। मोलेहाई शायद ही कभी बाहर जाता और दिन का ज्यादातर हिस्सा बंद दरवाज़ा कल्टीवेशन में गुजारता। इसने उसे बेहतरीन हालत में रहने और कत्ल की कई कोशिशों से जानबूझकर बचने की इजाज़त दी। उसी वक्त उसने एक फॉर्मेशन भी लगाया और अपनी हिफाजत के लिए अच्छी कल्टीवेशन लेवल्स वाले अपने कई पुराने मातहतों का इंतज़ाम किया। इस पुरशोभ वक्त में सिर्फ वांग लिन मुकम्मल तौर पर पुरसुकून था। उसकी जिंदगी नहीं बदली। वो हर सुबह बाहर जाता और दरिया के किनारे बैठकर सितार की मौसीकी सुनता। ऐसा लगता था जैसे बड़ी जंग से पहले ये सारी बेचैनी और हरकत बस गुजरते हुए बादलों की तरह थी। उसके लिए सिर्फ सितार की मौसीकी अहम थी। हर बार जब वो सितार की मौसीकी सुनता, तो वो उसमें मुकम्मल तौर पर खो जाता और एक अजीब तजुर्बे से गुजरता। हर रोज उसका दिल साफ हो रहा था। वांग लिन को इस बात की फिक्र नहीं थी कि मोलेहाई कत्ल होगा या नहीं। मोलेहाई इंतहाई मक्कार था, और उसके पास दिखाने के लिए उससे कहीं ज्यादा चालें थीं जो वो अभी दिखा रहा था। वांग लिन इतने अरसे तक उसके साथ ताल्लुक रखने के बाद इस मामले में बहुत वाज़ेह था। अगर मोलेहाई के पास अपने तरीके ना होते, तो डीमन जनरल्स की चोटी पर होते हुए उसके जिंदा रहने का कोई रास्ता ना होता। वांग लिन दरिया के किनारे बैठकर आंखें बंद किए कश्ती से आने वाली सितार की मौसीकी सुन रहा था। उसने शराब का मटका उठाया, लेकिन देखा कि वो पहले ही खाली था। उसने एक आह भरी जब उसने अपनी आंखें खोलीं और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। हर बार जब वो ये सितार की मौसीकी सुनता, तो उसका दिल लरज उठता और उसे ब्रेक थ्रू का धुंधला सा एहसास होता। बदकिस्मती से आसमानों के बारे में उसकी समझ बहुत रूहानी थी। सितार की मौसीकी सुनते हुए वांग लिन आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी में खो गया और खामोशी से इसका तजुर्बा किया। उसके जिस्म में मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही खुद को छुपाने की आदी हो चुकी थी। आखिरकार डीमन एम्परर की तलवार अभी भी उसे ढूंढ रही थी। ताहम ठीक इसी लम्हे उसने तेवरी चढ़ाई। आसमानों को समझने और मौसीकी से लुत्फानंदोज होने के दौरान उसे रोका गया। तुम मोलेहाई के वाइस जनरल हो? तहकीर से भरी एक आवाज जबरदस्ती सितार की मौसीकी के दरमियान से गुजरी और मौसीकी के मूड को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। एक काले लिबादे वाला आदमी वांग लिन से 100 फीट दूर खड़ा था। उसका हाथ उसके सीने के सामने था और एक सांप जैसी तलवार उसके गिर्द घूम रही थी। उसके चेहरे पर बेसब्री का निशान भी था। तुम हमला कर सकते हो। तुम्हें मारना मोलिहाई का एक बाजू लेने के बराबर होगा। वांग लिन ने शराब का मटका नीचे रखा, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ और ना ही उस शख्स की तरफ देखा। उसने अपना दायां अंगूठा उस शख्स की तरफ किया और फिंगर ऑफ डेथ अचानक काली रोशनी की लकीर बनकर निकली। जिस लम्हे काली रोशनी बाहर निकली, आसपास की घास फौरन मुरझा गई और घास से लाइफ फोर्स खामोशी से काली रोशनी में दाखिल हो गई। काली रोशनी तेजी से काले लिबादे वाले आदमी के करीब पहुंची। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वो तेजी से चंद कदम पीछे हटा। फिर उसके गिर्द घूमती हुई फ्लाइंग स्वॉर्ड एक झटके में काली रोशनी की तरफ बढ़ी। ताहम जिस लम्हे उसने काली रोशनी को छुआ, तलवार नोक से टूटना शुरू हो गई। काली रोशनी तलवार को चीर गई, यहाँ तक कि दस्ता भी टूट गया। फ्लाइंग स्वॉर्ड तकरीबन एक पल में लातादाद छोटे टुकड़ों में तब्दील हो गई। काले लिबादे वाले आदमी ने बेयकीनी का इजहार किया जब वो पीछे हटना जारी रखा। बदकिस्मती से वो बहुत सुस्त था। काली रोशनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को चीर गई और काले लिबादे वाले आदमी के सीने पर उतरी। इस शख्स का जिस्म दूर एक कौस में फेंका गया और रास्ते में उसके जिस्म से ब्लड मिस्ट फूट पड़ा। यहाँ तक कि आदमी के जमीन पर गिरने के बाद भी ब्लड मिस्ट हवा में रहा।
जब काला लिबादे वाला आदमी जमीन पर गिरा तो उसकी आंखों ने मुकम्मल तौर पर धुंधले होने से पहले पछतावे का इशारा दिया। उसी वक्त एक ग्रे गैस की लकीर उसके जिस्म से निकली और वांग लिन के दाएं हाथ में गायब हो गई। ये शख्स फॉरेनर नहीं बल्कि डीमन स्पिरिट लैंड का था। इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल ज्यादा नहीं थी, वो सिर्फ लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर के लेवल पर था। वो शायद किसी डीमन जनरल की तरफ से भेजा गया था जो उसे नहीं जानता था, ताकि उसकी जासूसी कर सके। वांग लिन उस सितार की मौसीकी को सुन रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।